नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। CMICS में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, इस क्लास में हम उत्तर के विशाल मैदान से स्टार्ट करके आपका द्वीपीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र तक हम चलेंगे और क्या क्या प्रश्न यहाँ से आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नजर आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले दो फैक्ट कल की क्लास का मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ। आप भी मेंशन कर लीजिएगा कल आपने क्या नोट किया था। देखिएगा, कल मैंने आपको एक शब्द की चर्चा की थी, दून और द्वार के बारे में। दून शब्द और एक दूसरा शब्द था आपका दून के बाद एक हो जाएगा आपका बुंग्याल। इन दो शब्दों की मैंने कल चर्चा की थी। मैंने कहा था ये दोनों क्या है, आपके घास के मैदान है। क्या है आपके घास के मैदान। और ये घास के मैदान पाए कहां जाते हैं, तो मैंने कहा था ये वृहद हिमालय प्लस लघु हिमालय के मध्य। वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदान को दून और बुंग्याल कहा था। ये मैंने कहा था। तो आपको क्या करना है, ये दून जो शब्द है यहां पर आपको क्या करना है, मर्ग। क्या है ये शब्द आपका, मर्ग। और ये हो जाएगा आपका बुंग्याल। मर्ग बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर में और बुंग्याल बोला जाता है उत्तराखंड में। क्लियर हुआ। तो उत्तराखंड में बुंग्याल बोला जाता है और मर्ग बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये नाम आपने सुने होंगे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। क्लियर हुआ। दूसरा शब्द था, ये जो दून शब्द का हमने प्रयोग किया था, ये क्या होता है। दून शब्द जो होता है यह समतल घास का मैदान है जो कहां पाया जाता है, ये लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य। क्लियर हुआ। तो ये दोनों शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दून शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है और मर्ग और बुंग्याल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है और किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में कौन सी संरचना है, उसे क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा आप मेंशन करते हुए चलिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हमें देखना है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में हम कुछ संरचनात्मक वर्गीकरण देखेंगे या फिर हम देखेंगे कि भौगोलिक मैदानी क्षेत्र। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर, तो आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले देखें तो भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, ये शब्द देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो इसकी संरचना कैसे दिखाई देगी, यहां पर देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, एक ही नाम से मैंने मेंशन कर दिया। अब इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में माना जाए कि यहां से एक नदी का उद्गम हो रहा है और ये नदी प्रवाहित होती हुई पर्वत पदी क्षेत्रों में जाएगी और जैसे ही ये जिस क्षेत्र में बाहर निकलेगी उस क्षेत्र को कुछ और नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर मैंने ये नदी का डायग्राम आपके सामने पेश कर दिया कि ये क्या है, आपकी नदी। क्लियर है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से उद्गमित होकर पर्वत पदी क्षेत्र में आती है तो यहां पर ये गहरे गड्ढे का निर्माण करके यहां पर कंकड़ पत्थर जमा होते हैं और उसके नीचे प्रवाहित होती है। कंकड़ पत्थर यहां पर जमा है, ठीक है, अवसादों का जमा है और उसके नीचे आपको नदी प्रवाहित होती हुई दिख रही है। इसका मतलब आपको यहां धरातल पर नदी का स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है, यह नदी प्रवाहित होती हुई नहीं दिखा रही है। तो इस प्रदेश को कहा जाता है भाबर प्रदेश। क्या कहा जाता है, भाबर प्रदेश। क्लियर हुआ। तो भाबर प्रदेश में अगर पूछे कि भाबर प्रदेश में सरिताएं या नदियां धरातल पर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है क्या, तो नहीं। क्लियर हुआ। फिर जैसे ही यह नदी
धरातल पर जहां पर दिखाई देना स्टार्ट कर देती है, ये नदी का उद्गम धरातल पर जहां पर हमें दिखाई देने लग जाता है और यहां पर नदियां अपने साथ लाए हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी जमाती हुई चलती है, तो इस क्षेत्र में निर्मित होता है आपका यह क्षेत्र आपका बनता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश ये जो होता है ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उपजाऊ। क्लियर हुआ। फिर जैसे जैसे नदी आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर बढ़ने के क्रम में इसके साथ आए हुए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये अपने तटीय क्षेत्रों में छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। पहले छोटे कंकड़ पत्थर छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, तो ये बड़े कंकड़ पत्थर जिस क्षेत्र में छोड़े जाते हैं नदी के द्वारा, उस क्षेत्र में जिस प्रदेश का निर्माण होता है उसे कहा जाता है बांगर प्रदेश। और इसी बांगर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है, ये हम देख रहे हैं, आप पूर्व से आप देखेंगे पश्चिम की ओर, जहां पर उत्तर पूर्व से देखें या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आप देख सकते हैं नदी का प्रवाह, ठीक है। ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, यहां हिमालय मेंशन कर देते हैं। अब यहां पर नदी द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने मार्ग में छोड़ दिए जाते हैं, छोटे छोटे अवसादों को यह तटीय क्षेत्रों में छोड़ देती हैं, क्योंकि यहां पर मंद प्रवाह होता है और मंद प्रवाह जब होता है तो नदियों के द्वारा अपने साथ लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी मार्ग में छोड़ दिए जाते हैं। तो इसके द्वारा जो एक नवीन प्रदेश का निर्माण होगा उसे कहा जाएगा खादर प्रदेश, खादर प्रदेश। और इस खादर प्रदेश में जिस मृदा का निर्माण होगा उसे कहा जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। क्लियर हुआ। फिर यह नदी आगे जाकर ये जो खादर प्रदेश होता है इसका ही विस्तारित भाग हमें जिस रूप में देखने को मिलेगा उसे कहा जाएगा डेल्टा, जिसका आधार समुद्रवर्ती होता है और शिखर स्थलवर्ती होता है। मतलब यह कि ये जो डेल्टा मतलब त्रिभुज की आकृति आपको जो देखने को मिलेगी, यह त्रिभुज की आकृति में क्या जमे हुए हैं, अवसादों का जमाव है, और नदी यहां पर क्या हो गई, नदी यहां पर वितरिका के रूप में डेल्टा स्वरूप बनाती हुई समुद्र में अपना जल विसर्जित कर देती है, ये अपना मुहाना बना लेती है डेल्टा के स्वरूप। तो खादर का विस्तारित भाग ही क्या है, डेल्टा। तो यहां पर ये शब्द मेंशन कर लीजिए कि खादर का विस्तारित भाग, विस्तारित भाग ही क्या कहलाता है आपका, डेल्टा। तो ये वहां पर मैंने भाबर, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश और डेल्टा क्या होता है ये मैंने आपको शॉर्ट में मेंशन कर दिया। क्लियर हुआ। बाकी डिटेल में और चीजें इसमें देखी जाती जो कि मेंस की दृष्टि से इसको पढ़ाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, इसका वर्गीकरण करते हैं एक बार। कभी आपका एक क्वेश्चन ऐसा बन जाए कभी स्टेटमेंट के रूप में, तो उसके लिए मैं चार्ट बना रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हो जाएगा आपका पंजाब का मैदान, इसके बाद हो जाएगा आपका राजस्थान का मैदान, इसके आगे चलेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका गंगा का मैदान, फिर आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर हुआ। पंजाब के मैदान में 5 दोआब का निर्माण होता है, 5 दोआब का निर्माण होता है। ये 5 दोआब कौन कौन से हैं, जैसे कि बारी दोआब, बिस्ट दोआब, ठीक है, बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, ठीक है, सबके पीछे दोआब लिख देना बारी, बिस्ट, रचना। और एक हो जाएगा आपका ब्यास रावी हो गया, और ब्यास आपका सतलज हो गया, रावी और चनाब हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में एक हो जाएगा
सिंधु सागर दोआब, ठीक है। एक हो जाएगा आपका चाज दोआब। क्लियर हुआ? ये पांचों नाम मैंने मेंशन कर दिया। तो 5 दोआब का निर्माण होता है आपका पंजाब के मैदान में। क्लियर हुआ? राजस्थान के मैदान में आपको बांगर प्रदेश जो मिलेगा, बांगर प्रदेश, ये बांगर प्रदेश को यहां पर राजस्थान के मैदान में उपजाऊ क्षेत्र बोला जाता है, उपजाऊ क्षेत्र। क्लियर हुआ? गंगा के मैदान का यहां पर 3 भागों में वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। 3 भागों में वर्गीकरण किस रूप में, वो देखिए। यहां पर हो जाएगा एक ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और एक हो जाएगा आपका निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को कहा जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे यूपी का मैदान, ठीक है, यूपी का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में आ जाएगा आपका बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। निम्न गंगा के मैदान में आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का मैदान। इसे आप पूर्वी यूपी का मैदान भी कह सकते हैं, ठीक है, या यूपी का मैदान कहिए। फिर आप बिहार के मैदान को वर्गीकृत करेंगे तो एक पूर्वी यूपी का मैदान हो जाएगा, एक बिहार का मैदान हो जाएगा। इस रूप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना वर्गीकरण काफी है। जो बिहार का मैदान है, इस बिहार के मैदान में यहां पर कुछ नाम और मेंशन कर दूंगा मैं। जो बिहार का मैदान है आपका, तो इस बिहार के मैदान में सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, और एक हो जाएगा आपका मगध का मैदान। ठीक है, जो आपका बिहार का मैदान में मैंने क्या कर दिया आपका, वो सारण, मिथिला और मगध का मैदान। यूपी के मैदान के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा अवध का मैदान, अवध का मैदान, और एक और इसमें मैदान है जिसे आप कहेंगे रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान। ये थोड़ा वर्गीकरण आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, कभी आपसे पूछा जाए कि बिहार के मैदान के अंतर्गत कौन कौन सा मैदान शामिल होता है, तो सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, मगध का मैदान। पूर्वी यूपी या यूपी के मैदान की बात करें तो पूर्वी यूपी के मैदान में एक अवध का मैदान, एक रुहेलखंड का मैदान आ जाता है। क्लियर हुआ? राजस्थान के मैदान में बांगर प्रदेश उपजाऊ होता है। पंजाब के मैदान में 5 दोआब है, बारी, बिष्ट, रचना, सिंधु, सागर दोआब और चाज दोआब। अब थोड़ा मैप समझते हैं, या फिर आपको पहले मैं ये 5 दोआब कहां कहां पर बनते हैं वो यहां पर बतला देता हूं, ठीक है। ये 5 दोआब आप देखेंगे तो नदियां जो आपकी यहां पर मैं मेंशन ही कर देता हूं, नदियां बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये नदी आपकी हो जाएगी सिंधु नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई आपकी, सिंधु नदी। इसके बाद देखेंगे ये झेलम नदी, चिनाब नदी, ये हो जाएगी आपकी चिनाब, सबसे जो बड़ी सहायक नदी है। ये ऊपर वाली झेलम नदी, ठीक है, ये झेलम, ठीक है, ये चिनाब, ठीक है। चिनाब के बाद रावी, ये हो जाएगा आपका सतलज, और ये हो जाएगा आपका व्यास। ये 5 नदियां मैंने आपके सामने मेंशन किया। आप नदियां पढ़ेंगे तब विस्तार से देखेंगे। बस यहां पर दोआब देख लीजिए, कौन सा दोआब कहां कहां पर बनता है, ठीक है। अब देखिए
यहां अगर देखें आप, झेलम और चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में जो ये दोआब बनेगा उसे हमने नाम दिया कि इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है चिनाब नदी और रावी नदी के बीच वाला, क्लियर है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहां पर मैं मेंशन करूंगा, यहां पर क्या मेंशन करेंगे हम देखिएगा। ये हो जाएगा आपका, ये चिनाब नदी देखिए, रावी नदी, तो रचना दोआब, क्या हो जाएगा इसका नाम, रचना दोआब। दूसरे पेन से अपन मेंशन कर देते हैं यहां पर, ये नाम क्या हो जाएगा आपका, रचना दोआब, ठीक है। चिनाब और रावी के बीच में, ठीक है। ये तो हो गया आपका, सॉरी एक सेकेंड, झेलम और चिनाब के बीच में तो चाज दोआब ही आपका कौन सा है, चाज दोआब। जबकि चिनाब और रावी के बीच में ये मिलेगा आपको रचना दोआब, रचना दोआब, ठीक है। ये वाला जो एरिया मिलेगा आपको, ये इसका नाम हो जाएगा रचना दोआब। इसके बाद ब्यास और रावी के बीच में ये वाला जो एरिया आपको दिखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बारी दोआब। कौन सा हो जाएगा, बारी दोआब, ठीक है। बारी दोआब रावी और व्यास के बीच में हो जाएगा। उसके बाद में सतलज में आप देखेंगे तो सतलज नदी में आपको ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा आपका कौन सा दोआब, इसे हम कहेंगे बिस्त, बिस्त दोआब। तो ये किन नदियों के बीच में कौन सा दोआब है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा दोआब है और किन दो नदियों के बीच में निर्मित। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्लियर हुआ। चलिए ये भी मैंने यहां पर आपको क्लियर मेंशन कर दिया। यहां पर आपके ये वर्गीकरण ध्यान रखिएगा, कौन सा मैदान कहां पर है, तो ये मैदान के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये आपका मेनली असम में निर्मित होता है, असम का मैदान भी आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उत्तर का विशाल मैदान के लिए, और इसको मैप में लेकर आए तो मैप में किस प्रकार से आप बता सकते हैं यहां पर देखिएगा। एक मैप ले लेते अपन कोई सा भी, यहां पर देखिएगा आप, जो मैं बनाऊंगा यहां पर देखना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हरियाणा, ये पंजाब, तो यही से आप देखिएगा। ये आपका क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। क्या हो गया आपका, उत्तर का विशाल मैदान। इसे क्या कहेंगे हम, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। अब उत्तर का विशाल मैदान में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला जो एरिया मिलेगा ये हो जाएगा आपका पंजाब का मैदान। क्लियर हुआ। फिर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया, इसे आप कहेंगे राजस्थान का मैदान। क्लियर हुआ। फिर आप देखिएगा यहां ये वाला पूरा संपूर्ण भाग, या फिर आप देखिएगा यहां तक विस्तारित कीजिए से, ये वाला भाग जो येलो पेन से मैंने दिखाया है, ये वाला संपूर्ण भाग आप जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है गंगा का मैदान, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे, गंगा का मैदान। नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग कलर के यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है
इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान को भी अलग अलग पार्ट में अगर बांटे तो एक ये हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, ये आपका बिहार पूरा कवर कर लीजिएगा, मध्य गंगा का मैदान, और पश्चिम बंगाल जिसमें कवर करेंगे तो ये निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। ये निम्न गंगा हो गया, ये आपका मध्य गंगा, और ये आपका ऊपरी गंगा, ठीक है। इस प्रकार से आप डायग्राम में इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए मैं यहां पर आपका बतलाऊंगा, हम बढ़ेंगे अब प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में किस किस भाग को हम पढ़ेंगे? केंद्रीय, उच्च भूमि, ये वर्गीकरण कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, बाकी मेंस में डिटेल में इसको पढ़ते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, फिर आप देखेंगे दक्कन का पठार, फिर पढ़ेंगे आप दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, फिर लास्ट में हम देखेंगे तटीय प्रदेश प्लस घाट। तो ये 6 चीजें मैंने मेंशन किया आपका, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र और तटीय प्रदेश या तटीय कोस्टल जो रीजन है आपका, वहां पे हम घाट भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा चीज है आपका किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। केंद्रीय उच्च भूमि में किस किस को मेंशन करेंगे वो नोट कर लीजिए। केंद्रीय उच्च भूमि में इसमें आएगा आपका अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, क्लियर हो गया। तो ये आपका अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्याचल और सतपुड़ा, 3 इसमें पर्वत श्रेणियां मिलेगी, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली, और 3 पठार मिलेंगे, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड। क्लियर है। पूर्वी पठार के अंतर्गत बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और एक आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन के बाद में दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। उत्तर पूर्वी पठार में हम बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका मेघालय का पठार, जिसमें आपको मिलेगी गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। क्लियर हुआ। दक्कन के पठार में मुख्यतः हम पढ़ेंगे, देखिएगा यहां पर दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार, और एक हो जाएगा आपका आंध्रा का पठार।
क्लियर हुआ। बाकी दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में हम देख लेंगे, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, शेवराय, जावदी, नल्लामाला, वेलिकोंडा, ठीक है शेवराय, जावदी, ठीक है, एड्रामाला, उसके बाद में हम कार्डेमम के बाद में अन्नामलाई, नीलगिरी, ऐसी कुछ पहाड़ियां पढ़ेंगे हम दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में हम तटीय प्रदेश या घाट के संदर्भ में बात करेंगे तो वो भी हम चीजें देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आपको एक मैप में ये सारी चीज दिखाऊंगा, कौन कहां पर अवस्थित है, कहां पर हमें किस रूप में दिखाई देगी, ठीक है। यहां पर मैंने वर्गीकरण कर दिया, इससे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कौन किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहां पर एक इंडिया का मैप लेते हैं। यहां पर देखिएगा, जो मेंशन नहीं है उसको भी अपन यहां पर मेंशन कर लेंगे। अभी देखिएगा यहां पर आपको ये मिलेगी अरावली पर्वत श्रेणी, यहां पर आपका ये मेवाड़ का पठार मैंने बतला दिया, ठीक है, मालवा का पठार बना है, बुंदेलखंड का बना है। अब यहां पर एक पर्वत श्रृंखला बनाऊंगा मैं, ठीक है, यहां पे देखिएगा ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो देखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी ये हो जाएगी आपकी क्या, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार लिखा हुआ है, ये वाला मालवा का, ये बुंदेलखंड का पठार लिखा है, बघेलखंड का पठार लिखा है, छोटा नागपुर पठार लिखा है। यहां पर एक और बना लेते हैं, यहां पर है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, ये क्या है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन। सबके बारे में हम फैक्ट लिखेंगे, क्या महत्वपूर्ण चीजें किस किस के बारे में क्या है। तो चलिए सबसे पहले अपन अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ बातें नोट करते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर देखिएगा, मैंने मेंशन किया है अरावली पर्वत श्रेणी। जो खास बातें वही ध्यान रखेंगे, यहां पर खास महत्वपूर्ण बातें हो जाएगी इसमें। देखिएगा सबसे पहले इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक, क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे यह एक अवशिष्ट मोड़दार या वलित पर्वत है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अरावली पर्वत, इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। ये गुरु शिखर किस पहाड़ी पर है? आबू पहाड़ी पर। आबू पहाड़ी पर गुरु शिखर है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो मैंने यहां पर 3 महत्वपूर्ण बातें इस पर मेंशन किया है अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी यहां पर तांबा और संगमरमर का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ? तो अरावली पर्वत श्रेणी में जो गुरु शिखर आपका है या आबू पहाड़ी, यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहीं पर अवस्थित है। तो इतनी बातें हैं। इसी अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है। तो यहां पर एक बनास नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी या फिर आप कहें एक लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र,
ठीक है। ये जो बनास नदी आपकी, ये चंबल की सहायक है। अरावली पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम भी करती है। किनके बीच में? यह राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसको बांगर प्रदेश जो उपजाऊ क्षेत्र है उससे अलग करती है, या फिर आप कहें लूनी नदी अपवा तंत्र को गंगा नदी अपवा तंत्र से पृथक करती है। इसलिए एक प्रकार से अरावली पर्वत श्रेणी को जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ का पठार, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसका विस्तार एमपी प्लस राजस्थान में है। इसका विस्तार बनास नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध मेवाड़ के पठार से। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर हम मेंशन करेंगे अब मालवा का पठार। क्लियर है? देखिएगा मालवा का पठार का विस्तार देखें तो मैप में मैंने जो आपको बतलाया है वो आपका एमपी प्लस राजस्थान में इसका विस्तार है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, राजस्थान में मालवा के पठार को हड़ौती का पठार कहा जाता है। हड़ौती का पठार कहा जाता है। क्लियर है? राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? हड़ौती का पठार। और मध्य प्रदेश राजस्थान में दोनों में इसका विस्तार है। फिर आगे देखें इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, तो ज्वालामुखी लावा के जमाव से, ज्वालामुखी लावा के जमाव से किसका निर्माण होगा? आपका मालवा के पठार का। इसी मालवा के पठार में जब ये लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है, ये कौन सी चट्टान होती है आपकी? आग्नेय चट्टान। और जब इस आग्नेय चट्टान का अपर्दन हो जाता है तो इससे आपकी एक मृदा का निर्माण होगा, उसे कहेंगे काली मृदा, जो कि कपास की कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कपास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मालवा के पठार का सर्वोच्च शिखर देखें, बाकी आप एमपी में तो पढ़ते ही हैं, सर्वोच्च शिखर माउंट सिगार। ठीक है, माउंट सिगार ये 881 मीटर 881 मीटर इसकी हाइट है। और यह चोटी ध्यान रखना विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है यह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार हम देखेंगे, गुजरात की जोबट पहाड़ी से लेकर यह आपकी बिहार के कैमूर पहाड़ी तक इसका विस्तार दिखाई देता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। तो वह आपके मालवा के पठार से होकर गुजरती है। उसी पर माउंट सिगार, जाना पाऊं आपको वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हिसार आपको मिलेगा वहां पर। तो सिगार जो चोटी आपकी सर्वोच्च चोटी आपकी मालवा के पठार की, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी देख लिया, ज्वालामुखी से निर्मित है। हड़ौती का पठार कहाँ कहा जाता है? तो मालवा के पठार के बारे में ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। मालवा के पठार के बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें, तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है यह आपका यूपी प्लस एमपी में है। और इस पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च शिखर, वो जाएगा आपका सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा। ठीक है, ये कहां पर? आपका दतिया जिले में है। मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है वहां पर है। और इसकी हाइट अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 1172 मीटर इसकी हाइट है। सिद्ध बाबा की चोटी जो कि आपका दतिया जिले के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी इसे कहा जाता है। एमपी की सेकंड हाईएस्ट पिक। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पिक है सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का संबंध देखें तो आप, मैं यहां पर नदियां जाता नहीं बता रहा हूं, बाकी हम नदियां वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेतवा नदी
नदी का संबंध इसी पठार से, आपका बुंदेलखंड के पठार से, ठीक है। बुंदेलखंड के पठार में भी अगर देखें तो यहाँ पर विस्तार दिखाई देगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक पहाड़ी है जिसे हम कहेंगे भांडेर। भांडेर पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। और ये भांडेर पहाड़ी किसका हिस्सा है? यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग। क्लियर हुआ? तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसी के बाद आगे देखें, चौथे नंबर पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें यहां पर, तो इसका विस्तार देखिएगा कहां कहां पर, गुजरात, एमपी, यूपी और इसके बाद एक हो जाएगा बिहार। गुजरात में जो पहाड़ी है उसे कहा जाएगा जोबट पहाड़ी। एमपी और यूपी में आपको मिलेगी इसकी एक तो भांडेर पहाड़ी, सॉरी इसका मेनली आपको एमपी में मिलेगा ये, ठीक है। एमपी में क्या हो जाएगी? भांडेर पहाड़ी। यूपी और बिहार में देखेंगे तो यहां पर मिलेगी आपको कैमूर पहाड़ी। क्लियर है? अब इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर देखें, सर्वोच्च शिखर, तो इसका सर्वोच्च शिखर क्या हो जाता है, जिसे हम कहेंगे माउंट गुडविल। माउंट गुडविल, या इसी को कहा जाता है एक और नाम से इसे बोला जाता है माउंट गुडविल, या एक और नाम है इसका, वो देखिएगा आप, माउंट गुडविल है। ये कहां पर है आपका? ये हो जाएगा आपका दमोह, दमोह के संग्रामपुर में, दमोह के संग्रामपुर में आपको ये पहाड़ी मिलेगी माउंट गुडविल। इसी को एक और नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे आएगा तो मैं बता दूंगा। माउंट गुडविल आप याद रखिएगा, दमोह के संग्रामपुर में अवस्थित है। ये सर्वोच्च शिखर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। सद्भावना चोटी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? सद्भावना शिखर, ठीक है। तो ये विस्तार मैंने बता दिया कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसका विस्तार कहां कहां पर है और सर्वोच्च शिखर क्या है, इतनी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो भांडेर पहाड़ी है आपको मेनली आपको छतरपुर, पन्ना, सतना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद आगे देखेंगे हम, कौन सा नंबर हो गया आपका? ये हो गया चौथे नंबर पर। अब पांचवें नंबर पर हम देखेंगे सतपुड़ा। आप एमपी में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बताऊंगा क्या खास बातें हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को आप देखेंगे एमपी के अंतर्गत अगर देखें तो ये देखिएगा एमपी के मैप में आपको कहां इस अवस्थित नजर आएगी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में इसको बांटा गया है तो वो देखिए। तो इसको सबसे पहले ये हो जाएगा आपका पश्चिमी सतपुड़ा, इसके बाद आपका हो जाएगा ये मध्य सतपुड़ा, और ये एरिया हो जाएगा आपका पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा का नाम हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रेणी। मध्य सतपुड़ा का नाम हो जाएगा महादेव पर्वत श्रेणी, और पश्चिमी सतपुड़ा का नाम हो जाएगा राजपीपला की पहाड़ी।
इसी क्षेत्र में आपको दो पहाड़ियां और मिलेगी, एक हो जाएगा आपका ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, और यहां पर और भी पहाड़ियां मिलेगी आपको एमपी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर इतना ध्यान रखिएगा, जो मध्य सतपुड़ा है या मध्य सतपुड़ा में इसका एक सर्वोच्च शिखर है जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है, उसका नाम है माउंट धूपगढ़। क्या है? माउंट धूपगढ़। सर्वोच्च शिखर है, 1350 मीटर इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी और यही एमपी की सर्वोच्च चोटी है, एमपी का सर्वोच्च शिखर, ठीक है। इसके बाद मैकाल पर्वत श्रेणी पर आप देखेंगे तो यहां पर अनूपपुर जो आपका अमरकंटक है, अनूपपुर, तो मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है माउंट अमरकंटक। तो माउंट अमरकंटक जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, इसकी हाइट हो जाएगी 1065 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ? तो यहां पर मैंने एक वर्गीकरण बताया आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये धूपगढ़ है आपका, ये आपका कहां पर हो जाएगा? पंचमढ़ी, ठीक है, होशंगाबाद। वहीं आपका मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक, इसका मतलब अनूपपुर में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके बतला दिया है कि पश्चिमी सतपुड़ा में ग्वालीगढ़ की पहाड़ी भी आपको मिलेगी, यहाँ पर बड़वानी पहाड़ी भी मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है, बड़वानी पहाड़ी मिलेगी। मध्य सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी जिसकी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। पश्चिमी सतपुड़ा जिसे मैकाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है, विस्तार देखिए छत्तीसगढ़ तक मैंने इसको बतलाया है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसके पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी बतलाया, ये दोनों किस प्रकार के पर्वत है? आपके ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। क्लियर है? और ये जो सतपुड़ा है और इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के मध्य नर्मदा भ्रंश घाटी अवस्थित है, जहां पर नर्मदा भ्रंश घाटी अवतलन के दौरान इसका निर्माण हुआ है, इसलिए सतपुड़ा और विंध्याचल ब्लॉक पर्वत के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, जिस प्रकार से अरावली पर्वत श्रेणी को कहा कि अवशिष्ट मोरदार पर्वत है, वहीं आपका सतपुड़ा के उत्तर में देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी एक मोरदार पर्वत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, यहां पर देखिएगा, अब मैप में थोड़ा सा मैं बतलाना चाहूंगा। अब देखिएगा इस मैप में, ये मैंने पहले भी बनाया है और यहां पे भी देखिएगा, जो चीज अपना हो गया लगभग, बुंदेलखंड मैंने बता दिया आपको, ठीक है, बुंदेलखंड आपका हो गया, मालवा हो गया, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको मेवाड़ का पठार भी बतला दिया, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया, बघेलखंड का पठार। आपका बघेलखंड के पठार के बारे में ये ध्यान रखना कि बघेलखंड का पठार, देखिए छोटा नागपुर के पठार को केंद्रीय उच्च भूमि से पृथक करता है कौन? बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। अब यहां पर देखिएगा छोटा नागपुर का पठार। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके उत्तर में अगर देखें इस वाले एरिया में, तो यहां पर मिलेगा आपको हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। क्लियर हुआ? जबकि दक्षिण में आप देखेंगे छोटा नागपुर के पठार के, तो यह मिलेगा आपको रांची का पठार। रांची के पठार का संबंध ही किस नदी से है? वो है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। जबकि हजारीबाग के पठार का संबंध हो जाएगा आपका दामोदर नदी से, ठीक है। यह दामोदर नदी की बात करें तो यह दामोदर नदी ही है जो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी, छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और यही नदी आगे जाकर हुगली नदी में, हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी ये सीधा मोहाना बनाती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में मोहाना बनाती है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, इसी के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ये जो आपका पठार है,
छोटा नागपुर का पठार, इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और ये आगे देखेंगे आप, ये मेघालय का पठार है। इस मेघालय के पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच में एक गैप है। क्या है? एक गैप है। इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप। क्या कहा जाता है? मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा? राजमहल गारो गैप। क्लियर हुआ? तो ये है जो छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार तथा मेघालय के पठार के बीच में जो गैप है, उस गैप को कहा जाता है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के बारे में ध्यान रखना, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि कोयले का भंडारण सर्वाधिक है। ठीक है, कोयले का भंडारण यहां पर सर्वाधिक देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को। क्लियर हुआ? अब छोटा नागपुर के पठार के बाद आगे चलते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बाद आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा शिलोंग का पठार है। इसको अगले बोर्ड पे यहां पर मेंशन कर देते हैं, जिसे मैंने कहा मेघालय का पठार। तो ये मेघालय का पठार है। इस मेघालय के पठार में आप देखेंगे तो 3 श्रेणियां हैं। एक हो जाएगी आपकी गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, राजमहल और गारो और खासी पहाड़ी है, इसके बीच में जो आपको एक रेंज मिलेगी उसे कहा जाएगा नोकरेक रेंज। क्या कहा जाएगा? नोकरेक रेंज। और खासी पहाड़ी जयंतिया पहाड़ी को जोड़ने वाली जो पर्वत श्रेणी होगी वो होगी आपकी शिलोंग रेंज। ठीक है, फिर अगली बात यहां पर नोट कीजिए, जो खासी पहाड़ी है, इस खासी पहाड़ी पर ही सर्वोच्च शिखर है। उस सर्वोच्च शिखर का नाम हो जाएगा आपका माउंट शिलोंग। माउंट शिलोंग। और इसी खासी पहाड़ी पर मौसिनराम और चेरापूंजी अवस्थित है, जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछे तो मौसिनराम में सर्वाधिक होती है आपकी वर्षा, उसके बाद में चेरापूंजी में। दोनों कहां पर है? आपकी खासी पहाड़ी के अंतर्गत। और गारो पहाड़ी में नाकरेक रेंज है, यहीं पर नाकरेक पर्वत श्रेणी या नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो मेघालय के पठार में यह है। और मेघालय के पठार किसका हिस्सा है? तो वो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार का। क्लियर हुआ? अपन उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, तो ये आपका मेघालय का पठार हो जाएगा। फिर इधर आइए, यहां पर हमने दंडकारण्य लिखा हुआ है, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार के बारे में प्रमुख बात आपको क्या नोट करना है कि यह 5 राज्यों में विस्तारित है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। कौन कौन से? मुख्यतः अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा ये छत्तीसगढ़, मुख्यतः कहां पर? छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर ओडिशा, एक हो जाएगा आपका तेलंगाना, एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और एक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो इन 5 राज्यों में फैला हुआ है आपका दंडकारण्य का पठार। क्लियर हुआ? तो दंडकारण्य के पठार के एक और बात यहां पर नोट करें
तो ये दंडकारण्य के पठार में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तांबे का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार में एक खास बात लिखना है नदी के बारे में, किस नदी का उद्गम इस क्षेत्र से होता है, तो वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है। अपन नदियां पढ़ेंगे तब वहां पे विस्तार से बताएंगे। गोदावरी, तो गोदावरी की सहायक हो जाएगी इंद्रावती नदी, और इंद्रावती का उद्गम दंडकारण्य के पठार से ही होता है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपकी महानदी जो कि छत्तीसगढ़ बेसिन से उद्गमित होकर आएगी, इसी दंडकारण्य के पठार से होती हुई ये आपकी पश्चिम बंगाल की वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, आपका बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी, अपना मुहाना बना लेगी। ठीक है, तो इस दंडकारण्य के पठार का संबंध दो प्रमुख नदियों से है, एक इंद्रावती नदी और एक आपकी महानदी। ठीक है, तो ये हो आपका दंडकारण्य का पठार। अब तीन मेन पठार बचते हैं आपके, एक दक्कन का पठार, एक कर्नाटक का पठार और एक तेलंगाना का पठार। क्लियर हुआ? तो यहां पर बस इतना ध्यान रखना, दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार में तीन क्रमिक पहाड़ियां देखने को यहां पर चार क्रमिक पहाड़ियां देखने को मिलेगी जो कि पश्चिमी घाट से संलग्न होगी। एक हो जाएगी आपकी अजंता, दूसरी हो जाएगी सतमाला और तीसरी हो जाएगी हरिश्चंद्र, बालाघाट, उसके बाद में हरिश्चंद्र। सबसे पहले आपकी ये अजंता, अजंता, फिर हो जाएगी आपकी सतमाला, इसके बाद में हो जाएगी आपका अजंता, सतमाला, बालाघाट और एक हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, इसी हरिश्चंद्र पहाड़ी पर देखें तो इसमें सर्वोच्च चोटी देखने को मिलेगी आपको हरिश्चंद्र पर ही, इसका नाम हो जाएगा माउंट कलसुबाई। ठीक है, और एक माउंट कलसुबाई है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी। महाराष्ट्र में रहना है, पश्चिमी घाट से संलग्न है, वहीं पर हरिश्चंद्र पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कलसुबाई। आपको ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं बोला मैंने, सिर्फ बोला है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, यहां पर इतनी बातें ध्यान रखना है। यही कलसुबाई के समीप ही आपका नासिक है, यहीं से आपकी नासिक के समीप से ही आपकी एक नदी उद्गमित होती है, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी के फिर दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होगा। अब देखिएगा कर्नाटक के पठार में दो बातें ध्यान रखना है आपको, यहां पर इसको दो भागों में अगर बांट दिया जाए तो एक हो जाएगा आपका मैसूर का पठार, एक हो जाएगा आपका बेंगलोर का पठार। तो ये हो जाएगा आपका बेंगलोर का पठार या बेंगलोर का मैदान भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेंगलोर का पठार, और ये हो जाएगा आपका मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। कर्नाटक के पठार का सर्वोच्च शिखर देखें, यहां पर बाबा बुदान की यहां पर पहाड़ी है, इसी बाबा बुदान पहाड़ी पर माउंट कुद्रेमुख है। ठीक है, माउंट कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार की सर्वोच्च चोटी, या फिर कर्नाटक राज्य की पूछे तब भी आपको माउंट कुद्रेमुख बताना है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, एक बार पूछा गया है कि बाबा बुदान की पहाड़ी किस उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो यहां पर लौह अयस्क के भंडार हैं, लौह अयस्क, लौह अयस्क के भंडार के लिए बाबा बुदान की पहाड़ी जानी जाती है। तो ये कर्नाटक के पठार में ध्यान रखना है। तेलंगाना का पठार नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे पूरा ओवरऑल आंध्र प्रदेश का पठार या आंध्रा पठार, इसे क्या कहा जाएगा, आंध्रा पठार। ठीक है, आंध्रा पठार के मध्य में आप देखेंगे तो यहां पे एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जो उत्तर की ओर दिखेगा उसे कहा जाएगा तेलंगाना का पठार, यह आपका तेलंगाना का हो जाएगा, और जो दक्षिण वाला हो जाएगा इसे कहा जाएगा रायलसीमा का पठार। ठीक है, रायलसीमा का पठार, और उत्तर वाला हो जाएगा आपका तेलंगाना का पठार। तो ये से कौन सी नदी इसको दो भागों में विभाजित कर रही है, कृष्णा नदी तेलंगाना का पठार और रायलसीमा के पठार को के रूप में दो भागों में बांट रही है। किसको, आंध्रा के पठार को, आंध्रा के पठार को कृष्णा नदी विभाजित कर रही है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। रायलसीमा का पठार दक्षिण वाला हिस्सा है और उत्तरी वाला हिस्सा आपका तेलंगाना का पठार। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने इस सारी बातों को मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका मेनली चीजें क्या बच जाती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, शॉर्ट में 2 मिनट में इसको भी अपन कवर कर लेते हैं यहीं पर।
एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं, इसे अपन यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कुछ मेनली पहाड़ियाँ बतानी है आपको। ठीक है, ये 4 पहाड़ी के नाम लिखूंगा मैं। एक हो जाएगा आपका नल्लामाला, एर्रामाला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं और ये कहां पर अवस्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में। बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी पहाड़ी कहां पर है और किस से संलग्न है। ये पूर्वी घाट से संलग्न है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये 3 पहाड़ियां हैं। सबसे पहले हो जाएगी आपकी, कलर चेंज करके लिख देते हैं यहां पर, सबसे ऊपर देखेंगे आप तो ये वाली हो जाएगी आपकी जाउदी पहाड़ी, शेवराई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी। तीनों का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तीनों का संबंध तमिलनाडु। फिर पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, तो पालनी पहाड़ी। पूर्वी घाट की कहा मैंने। फिर पश्चिमी घाट में देखेंगे आप तो यहां पर सबसे पहले तो देखिएगा, यहां पर एक नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है। यहां पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? इसका नाम हो जाएगा नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र। यह नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है, यह आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का एक मिलन बिंदु में आप देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी। तो यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेना, यह पूर्वी एवं पश्चिमी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। जैसे कि आप एमपी में पढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल क्या है? तो अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल। इसी प्रकार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु हो जाएगा आपका नीलगिरी। इसी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? माउंट डोडा बेटा। माउंट डोडा बेटा, यह ध्यान रखना, माउंट डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अब इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आएंगे तो एक पहाड़ी मिलेगी आपको, अन्नामलाई की पहाड़ी। इसी के दक्षिण में चलेंगे तो एक और पहाड़ी मिलेगी, कार्डेमम पहाड़ी, ये इलायची पहाड़ी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? अन्नामलाई। और ये हो जाएगा आपका कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर एक चोटी है आपकी माउंट अनाईमुडी, माउंट अनाईमुडी, जो कि पश्चिमी घाट कहे या दक्षिणी की पहाड़ी कहे, सर्वोच्च चोटी होती है, सर्वोच्च शिखर। किसका? दक्षिण भारत का पूछे तब भी सर्वोच्च शिखर क्या बताना आपको? अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछे तब भी आपको क्या बताना है? माउंट अनाईमुडी। किस पर है ये? अन्नामलाई पहाड़ी पर। अन्नामलाई पहाड़ी के बाद में कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम पहाड़ी। तो अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम हो जाएगा सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। उसी प्रकार नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में एक और दर्रा है जिसे कहा जाएगा पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा है तो यह पालघाट दर्रा। अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार केरल के साथ में, केरल प्लस तमिलनाडु, और कार्डेमम का भी केरल प्लस तमिलनाडु, जबकि नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है आपकी, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक प्लस केरल प्लस आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इतने राज्यों में ये विस्तारित है।
क्लियर हुआ। तो ये दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र का जो मैंने टॉपिक मेंशन किया उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको विस्तार से बता दिया, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, किस राज्य में किसका विस्तारित भाग है। एक लास्ट में एक पॉइंट और बताऊंगा, और इसको इसी मैप में यहाँ पर उड़ीसा है, ओडिशा में एक चोटी है जिसका नाम आप महेंद्रगिरी मत सुनिएगा, महेंद्रगिरी ना होकर यहां पर कौन सी है, यहां पर लिख रहा हूं मैं पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, या पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, वो कौन सा हो जाएगा आपका सर्वोच्च शिखर, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका माउंट देवादी मुंडा। आपको महेंद्रगिरी नहीं करना है, महेंद्रगिरी इससे छोटी है, ठीक है। इसकी हाइट देखेंगे आपको तो 1590 इसकी हाइट मिलेगी, 1590 मीटर, जबकि आप देखेंगे महेंद्रगिरी की हाइट मिलेगी आपको मात्र 1501 मीटर हाइट। तो आप वैसे देख लीजिएगा इसकी हाइट जब ये है तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगी, देवोदी मुंडा, जो कि आपका किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। इसका एक और नाम आपको देखने को मिल जाएगा, इसका एक और नाम जिंदावाड़ा, ठीक है, जिंदावाड़ा इसका दूसरा नाम है, माउंट जिंदावाड़ा कहिए या देवादी मुंडा कहिए, दोनों एक ही नाम है। तो यहां पर हमने ये सारी चीजें कवर कर लिया है, एक बार फिर से उसमें दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर हमने देखा था, चार्ट बनाया था, ये गंगा का मैदान कर लिया पूरा, इसके बाद में ये प्रायद्वीपीय पठार का एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको केंद्रीय उच्च भूमि बता दिया, पूर्वी पठार हो गया, उत्तर पूर्वी पठार हो गया, दक्कन के पठार मैंने आपको तीनों करवा दिया, दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र बता दिया, तट घाट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब कोस्टल एरिया बचा है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कोस्टल एरिया बता दूंगा, जिसके साथ में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और कल की क्लास में आप नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे जिसका नाम होगा भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें नदियां देखेंगे, झीलें देखेंगे, जलप्रपात देखेंगे, जो प्रमुख बातें होगी वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।